गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अपन देखो कृतिका भाग 2 का चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे हैं, जिसमें लेखिका ने गंतोक शहर और हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया है। ये एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें अपन पढ़ रहे थे कि लेखिका जो और सहयात्री साथ में थे उनको युमथांग तक की यात्रा करनी थी, वहाँ युमथांग जाना था। और अब वो कहाँ पहुँचे हैं? कल अपन पढ़ रहे थे कि कटाओ पहुँच गए हैं और वहाँ पर जो बर्फ़ है उसका आनंद ले रहे हैं। कि जो बाकी सहयात्री हैं वो तो क्या कर रहे हैं कि बर्फ़ में लेट कर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अपने कैमरे में सारी कैद कर रहे हैं वो चीज़ें। लेकिन लेखिका क्या कह रही है, मैं फ़ोटो खिंचाने के बजाय मेरे अंदर ही उस चीज़ को समाहित करना चाहती हूँ, ताकि जब महानगरों की जो फ्लैटों वाली नगरी में जाऊँ तो वहाँ पर क्या करूँ, इस प्रकृति को मैं जी सकूँ, अनुभूत कर सकूँ। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि लेखिका कह रही है कि इतना सौंदर्य था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर, जैसे कोई स्वर्ग में आ गए हो। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर क्या है कि वेदों की रचनाएं भी शायद ऐसे ही स्थानों पर हुई हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के बाद में कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन हर इंसान जो अमंगल कार्य करते हैं, जो दूसरों का हमेशा बुरा करते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही करुणा का अवतार बन जाते हैं। और इसी बात को वो अपनी सहेली से पूछ रही है। वो सोच रही है मन ही मन में कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा था कि अगर किसी शैतान को भी यहाँ ला दिया जाए तो वो भी ठगा सा रह जाता है, और थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन वो अमंगल करने का जो भावना है उसके अंदर, वो उस वृत्ति को भी वो भूल जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं। मणि उस समय किसी दूसरे सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। यानी जब लेखिका ने उनसे पूछा कि मणि से पूछा था लेखिका ने कि क्या तूने मिल्टन की जो ईव की जो कविता है वो पढ़ी है तूने? तब लेखिका उस समय क्या थी, दूसरे ही सवालों में उलझी हुई थी। वो सोच रही थी कि ये जो हिम शिखर है और जो जल के स्तंभ यानी जो चट्टानों पे जो पर्वतों की जो चोटियां हैं उन पे जो बर्फ़ जमी हुई है, ये क्या है, ये पूरी एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है कि ये प्रकृति है वो भी कितने नायाब यानी अद्भुत, कितने अद्भुत तरीके से जल का संचय करती है कि सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ़ शिलाएं पिघल जलधारा बन हमारे सूखे होठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, कि प्रकृति की जल संचय की व्यवस्था कितनी अद्भुत है। कैसे कि जब सर्दियाँ आती है तो वो पानी को क्या करती है, बर्फ़ के रूप में इकट्ठा जमा लेती है अपने पास में, और जैसे ही गर्मियाँ आती है और पानी के लिए चारों तरफ त्राही मच जाती है, तो उस समय क्या होता है कि ये बर्फ़ की जो शिलाएँ हैं वो पिघल कर क्या होती है, सूखे कंठों को, जो गले सूखे हुए हैं ना, चारों तरफ पानी की मांग होती है, तो वो वहाँ तक पहुँच जाती है। कि ये प्रकृति की कितनी अद्भुत व्यवस्था है, आश्चर्यजनक, कि प्रकृति भी कितने अच्छे ढंग से जल का संचय करती है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का और हिम शिखरों का। कि लेखिका कह रही है कि प्रकृति को एक शीश झुकाकर नतमस्तक हुई उसके आगे, और कह रही है कि पता नहीं कितनी ऋण है इस प्रकृति की अपने ऊपर। जो प्रकृति की जो नदियां हैं, जो हिम शिखर हैं, उन पे कितने ऋण है। क्यों? क्योंकि कितने लोगों की ये प्यास बुझाती है, कितने लोगों को ये पानी पहुंचाकर जीवन देती है। संसार कितना सुंदर है, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। कि मैं सोच रही थी कि कितनी सुंदर है ये प्रकृति, ये संसार कितना सुंदर है, लेकिन उस समय एक हल्की सी परत, उदासी की परत मेरे मानस पटल पर छा गई। और क्या हुआ
कि उड़ते हुए बादलों की तरह उनकी याद, जो पत्थर तोड़ रही थी महिलाएं, उनकी याद उनको आ गई। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा कि एक दो कोई फौजी छावनियाँ वहाँ थी जहाँ सैनिक तैनात थे सीमा पर, और तभी ध्यान आया कि ये बॉर्डर एरिया है। और उसी समय लेखिका कह रही है कि उसी समय ध्यान आया कि ये तो क्या है, बॉर्डर एरिया आ गया है, चीन की सीमा आ गई है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। यानी कि जब वो अप्रैल महीने में जा रहे हैं, अप्रैल महीने में, उस समय भी -15 डिग्री तापमान है, शून्य से नीचे, तो उस समय भी कितनी ठंड हो रही है वहाँ पर, कितनी ठंड है। तो ऐसा लग रहा है, लेखिका कह रही है कि इस कड़कड़ाती धूप में, बर्फ़ में, ठंड में क्या है कि आप लोगों को तकलीफ़ तो बहुत ही होती होगी। उन्होंने एक फौजी से बात कर रही है तो वह हंस दिया और एक उदास हंसी हंसकर बोला कि आप लोग हो जो चैन की नींद सो सके, इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं कि मेरे जो देश के लोग हैं, मेरे देश की जो जनता है, वो आराम से सो सके, चैन से सो सके, सुख से सो सके, इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। फिर बेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। ऐसा कहकर जितेन ने जीप स्टार्ट कर ली। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं, और जिन सकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप जाते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन ने अपनी मियाद के पूर्व ही ख़त्म हो गए। अब देखो इसमें क्या करे, लेखिका कह रही है कि मेरा मन वापस से उदास हो गया और अंदर ही अंदर कुछ पिघलता हुआ महसूस हो रहा था कि महानगरों के जीवन को जीते हुए पता ही नहीं चला कि हम जो आरामदायक जीवन जी रहे हैं उसके लिए कितने लोग हमारे रक्षा के लिए इतनी बर्फ़ में, जहाँ पर अपन थोड़ी देर में ही, बैसाख का मास मतलब हिंदी में जो अंग्रेजी महीने होते हैं अप्रैल मई के लगभग, तो उस महीने में भी इतनी ठंड थी कि -15 डिग्री तापमान था, तो उसमें अपन थोड़ी देर में ठिठुरने लग गए। तो वो लोग तो रात दिन 24 घंटे वहाँ पर पहरा दे रहे हैं, और ये तो हमने कभी उस महानगरों की अच्छी जीवन शैली में कभी सोचा भी नहीं था। तो हमारे जो जवान हैं वो पौष और माघ का महीना, जो हिंदी महीने है, वो मतलब दिसंबर जनवरी में, कि उसमें तो जहाँ पर सिर्फ पेट्रोल के सिवा सब कुछ जम जाता है, तो वहाँ पर भी ये तैनात रहते हैं, उतनी ठंड में भी ये तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं अपनी देश की रक्षा के लिए। और जिन सकरे और घुमावदार रास्ते अपन प्रकृति का आनंद लुत्फ उठाने जा रहे हैं, जो घुमावदार पहाड़ों पर जो घुमावदार और ख़तरनाक रास्ते बने हुए हैं, उन रास्तों पर चलने से अपन क्या है, कांप रहे हैं। तो वहाँ तो कितने लोगों ने इन रास्तों को बनाए हैं और कितने लोगों ने अपने जीवन की मियाद यानी समय से पहले ही वो ख़त्म हो गए हैं। यानी थोड़ी सी सावधानी हटी और जान की बाजी लगानी पड़ी। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायूं वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था और अब मेरे अंदर पूरा मेरा जो ये सफ़र था, बहुत ही, ये जो यात्रा थी, लेकिन कह रही है ये यात्रा ही नहीं, एक खोज थी कि मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा कि चेतना और अंतरात्मा के बीच में एक हलचल मची रही। और कह रही है कि अब लायुंग से वापस लौटकर हमको युमथांग जाना था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों प्रियुता और रुडोडेंड्रों के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। कि जैसे हम बढ़े तो घाटी में एक नया आकर्षण जुड़ गया था कि वो बता रहे थे कि जो ढेरों जो प्रियुता और रुडोडेंड्रों के फूल हैं, वो 10-15 दिन के बाद में ही देखना ये पूरी घाटियाँ फूलों से भर जाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे कोई फूलों की सेज हो।
यहाँ रास्ता अपेक्षाकृत चौड़े थे। यहाँ का रास्ता था वो पीछे जो रास्ता हम छोड़ के आए हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़े थे। इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। ये जो घाटियाँ थी, पहाड़ थे, उनमें क्या थे, कुछ बंदर भी दिखे जो कुछ अकेले थे बेचारे, कुछ अपने परिवार के साथ थे, बाल बच्चे इनके साथ थे। बहरहाल घाटियाँ, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आग मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके हुए कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और ये भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। और जैसे ही हम युमथांग पहुँचे तो हमें क्या हुआ, थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि कटाव की जो प्राकृतिक सौंदर्यता देख के आए हैं, जो बर्फ़ देख के आए हैं, तो उसके सामने युमथांग अब थोड़ा फीका लगा। और ये भी एहसास हुआ हमें कि मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो मंजिल से ज़्यादा सुहाना होता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो लेके कह रही कि वहाँ पर एक चिप्स बेच रही थी। उस युवती को मैंने पूछा कि क्या आप सिक्किमी हो? तो लेके युवती ने क्या कहा कि नहीं, मैं इंडियन हूँ, कि मैं भारतीय हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना ही नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आवो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। कि जब उस युवती ने कहा कि नहीं सिक्किम में नहीं, मैं इंडियन हूँ, तो बहुत अच्छा लगा कि ये लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। और लेखिका कह रही है कि स्वतंत्र रजवाड़ा था तब तक इतना फला फूला नहीं था टूरिस्ट में, और ये ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि ये भारत में मिलने के बाद बहुत से खुश है। आबो हवा में मतलब भारतीय आबो हवा यानी जलवायु, तो उस जलवायु में इतने घुल मिल गए हैं कि ऐसे लगता है कि सिक्किम कभी भारत में नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये लेखिका कह रही है कि जैसे हम जीप में बैठ रहे थे कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया और मणि ने बताया कि ये जो कुत्ते हैं वो ऐसे नहीं भौंकते हैं, ये चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो क्या लेके कह रही है, क्या अचानक से आश्चर्य हुआ उसको, कि क्या विस्मय, आश्चर्य और अविश्वास भी हुआ कि ऐसा थोड़ी होता है। मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर कि मुझे लगा कि जैसे ज्वार भाटा उठता है समुद्र में पूर्णिमा को, जब चंद्रमा एकदम पूर्ण रूप से खिला होता है उस समय। तो लेखिका कह रही है कि क्या इसमें भी कोई जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो क्या इनमें भी कामनाओं का ज्वार भाटा यानी इच्छाओं का ज्वार भाटा इसमें जगाता है क्या? लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। अब देखो लेखिका कह रही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वापिस लौट रहे थे यात्रा से, तो जितेन हमें तरह तरह की अनेक प्रकार रकम भांति भांति की जानकारियाँ देते आगे बढ़ रहा था। कि एक जगह बताया कि यहाँ गुरु नानक के फुटप्रिंट है, कि ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक की थाली से यहाँ पर कुछ चावल बिखर गए थे और यहाँ जहाँ जहाँ चावल गिरे थे तो वहाँ पर चावल की खेती होती, ऐसी मान्यता है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर अंगुली दिखाई। मैडम, इसे खेदूम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है और यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। फिर जैसे हम चले आगे तो 3-4 किलोमीटर बाद ही जितेन ने फिर एक जगह बताया कि मैडम इसे खेदूम कहते हैं इस एरिया को, और यहाँ लगभग 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो देवी देवताओं का एरिया है। और ऐसी मान्यता है यहाँ की, अगर यहाँ पर कोई गंदगी फैलाता है, कचरा फैलाता है, तो वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। लेकिन अरे तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। आश्चर्य हो रहा उनको, क्वेश्चन मन में उठता है। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम,
पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इसे गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। कि जो प्रकृति है, जो हमें जीवन दे रही है, जो पहाड़, नदियाँ, झरने, ये सब, इनको हमारा क्या धर्म बनता है, इनको पवित्र रखें। अगर इनको गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। और लेखिका कह रही तभी तो ये गंगटोक शहर है, जो गंगटोक शहर है सिक्किम की राजधानी, वो इतना सुंदर है। गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। और तब जितेन क्या कह रहा है कि गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए इसे। और इसका असली नाम तो क्या है, गंगटोक ही है। और गंगटोक का मतलब क्या होता है, पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। कि लेकिन कह रहे मैं कुछ और पूछना चाह रही थी, उससे पहले ही वो शुरू हो गया कि मैडम युमथांग पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी ने कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। कि जब सिक्किम भारत में मिल गया था तो कई सालों बाद में भी एक आर्मी कप्तान शेखर दत्ता थे, उनके मन में विचार आया कि यहाँ पर सिर्फ फौजियाँ छावनियाँ बना के कुछ फौजियों को खड़ा करके क्या होगा, यहाँ टूरिस्ट स्टॉप बना दिया जाए। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं, और आप देखो अभी भी रास्ते निर्माण हो रहे, रास्तों का निर्माण हो रहा है, कार्य चल रहा है। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। लेकिन अगर है कि हाँ, अभी भी नई नई खोज हो रही है, नए नए रास्ते बन रहे हैं, और इसी जो असमाप्त खोज है मनुष्य की, तो उसी का नाम क्या है, उस खोज का नाम ही क्या है, सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, और ये बात वो मन ही मन में कह रही है अपने आप से ही, और जीप आगे बढ़ने लग जाती है। तो ये हुआ यात्रा वृत्तांत आपका कंप्लीट। साना साना हाथ जोड़ी, बहुत बड़ा है बेटा चैप्टर ये, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए। एक बार आप अपने बैठकर रीडिंग कीजिए, इसकी आराम से पढ़िए, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं, और क्वेश्चन आंसर साथ साथ में बताए भी हैं, वो भी देख लीजिए। धन्यवाद।